के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इंडक्शन मशीन्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडक्शन मशीन्स, सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट विल बी द कंस्ट्रक्शन पार्ट। ठीक है। हालांकि आप ज़्यादातर चीज़ें इसमें जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। प्राइमरली हमारे पास सभी को पता है दो टाइप के चीज, मतलब दो मोटर, कोई भी मशीन है वो दो टाइप के कंपोनेंट से बनी हुई है। एक तो हो गया स्टेटर, एक हो गया मोटर। ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे ब्रश बेयरिंग्स वगैरह या कार्बन ब्रशेज वगैरह कुछ इस टाइप से चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो मिसलेनियस हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है डिटेल में, बट येस इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हो गया स्टेटर, एक हो गया रोटर। ठीक है। तो स्टेटर पे हम क्या करते हैं, हम स्टेटर पे करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, या थ्री फेज वाइंडिंग। ये थ्री फेज वाइंडिंग एक तरह से थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है। ठीक है। मेरे ख्याल से इसको आर्मेचर वाइंडिंग कहना सही नहीं, बट मतलब थ्री फेज वाइंडिंग्स हम जो नॉर्मली प्लेस करते हैं वो हम किस पे प्लेस करते हैं, हम स्टेटर पे प्लेस करते हैं। एंड ये बेसिकली जनरेट करती है हमारी फील्ड। ठीक है। तो स्टेटर पे जो भी हम पावर, थ्री फेज पावर सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी फील्ड जनरेट करती है। जबकि आर्मी, इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स, यहाँ पे हमारा आर्मेचर प्लेस था। यही थ्री फेज वाइंडिंग वाज एक्टिंग एज एन आर्मेचर विच वाज प्रोड्यूसिंग माय वोल्टेज। ठीक है, या हम यहाँ पे सप्लाई कर पा रहे थे। बट इन आर केस अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थ्री फेज वाइंडिंग की हेल्प से हम इसको फील्ड वाइंडिंग बना रहे हैं। ठीक है। थ्री फेज वाइंडिंग जो हमारे पास यहाँ पे है उसको हमने फील्ड वाइंडिंग बनाई है। एंड रोटर सर्किट्स हमारी क्या है, ठीक है, रोटर सर्किट में हम कोई सप्लाई नहीं देते हैं। एंड रोटर सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, यानी कि अगर हमने थ्री फेज रोटर बनाया है, ये भी वाइंडिंग अगर हमारी थ्री फेज वाइंडिंग है, तो बोथ द एंड्स, स्टार्टिंग एंड्स एज वेल एज द एंडिंग एंड्स ऑफ माय फेज ऑफ रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड, जिससे हमारी थ्री फेज कनेक्टेड वाइंडिंग बनती है। तो थ्री फेज वाइंडिंग कैन आइदर बी अ स्टार वाइंडिंग और इट कैन बी अ डेल्टा वाइंडिंग। ठीक है। तो अगर वो स्टार वाइंडिंग है तो हम स्टार वाली चीजें यूज करेंगे, अगर डेल्टा वाइंडिंग है तो वो डेल्टा वाली चीजें यूज होंगी। लेकिन रहेगी यहाँ पे भी क्या, थ्री फेज वाइंडिंग ही रहती है। ठीक है, यानी हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो या तो स्टार में होगी या डेल्टा में होगी, किसी भी एक फैशन में अलाइन हो जाती है। एंड उसके बाद हमारी मशीन अकॉर्डिंगली वर्क करती है। ठीक है। जबकि इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन में दिस रोटर वाज गिवन अ डीसी सप्लाई। तो वहां पे हमें क्या, डीसी सप्लाई के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट। ठीक है। हालांकि यस देयर आर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, बट वहां पे हम सिंगल डीसी सिंगल सप्लाई देते हैं यूजिंग टू वायर सप्लाई। एक तरह से हम टू वायर कंस्ट्रक्शन पे हम डिपेंड कर सकते हैं। तो वहां पे हमारे पास केवल दो वायर्स हैं। ठीक है, सिंगल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो रोटर के केस में, प्रीवियस केस में यहाँ पे डीसी हम वाइंडिंग सप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली थ्री फेज वाइंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, डिस्कस करेंगे इन द प्रिंसिपल एज वेल एज इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रोटर, स्टेटर इज द आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, जो बाहर वाली कवरिंग है उस चीज को हमने स्टेटर कहते हैं। ठीक है। अगेन स्टेटर्स में क्या है, जो आउटर पेरिफेरी है इसमें भी स्लॉट्स एंड टीथ कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इस टाइप से स्लॉट्स एंड टीथ कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है रोटर पे। एंड इस तरीके से वाइंडिंग प्लेस की जाती है कि इस टाइप से। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली नोन एज स्लॉट्स
एंड ये जो पॉइंट है, ये बाहर जो पॉइंट्स हैं, दीज आर नोन एज टीथ। ठीक है, तो स्लॉट्स एंड टीथ कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं। जो हमारा ये जो गैप होता है, ठीक है, इस गैप में बेसिकली हम प्लेस करते हैं हमारी 3 फेज वाइंडिंग। ठीक है, अब 3 फेज वाइंडिंग भी ऐसा नहीं है रैंडमली आप कहीं से भी स्टार्ट हो गए और कहीं पे भी एंड कर दिया। वाइंडिंग भी प्लेस करने का प्रॉपर प्रोसीजर है। प्रोसीजर कैसे है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो आपको कुछ अनइवन स्लॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन लेट अस कंसीडर कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने, 36 स्लॉट्स हैं। ठीक है, तो 36 स्लॉट्स हैं, तो हमें इस 36 स्लॉट्स, यानी कि ये जो स्लॉट्स हैं हमारे पास 36 हैं टोटल ऑन द इंटायर कर्वेचर। तो हम इस 36 स्लॉट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे 3 फेज में। तो डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब हमें 12 स्लॉट्स एक फेज को डेडिकेट करने हैं। ठीक है, वी हैव टू डेडिकेट आवर 12 स्लॉट्स टू वन फेज। ठीक है, यानी कि अब इन 12 स्लॉट्स में भी, अब देखो, एक एक टर्न बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक ये वाला वायर, एक ये वाला वायर, यानी कि आई हैव टू प्लेस वन स्लॉट है, दूसरा स्लॉट 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे चाहिए इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, तो हमें टोटल एंगल जो है वो इस तरीके से भी, मतलब इस 12 स्लॉट्स को इस तरीके से भी डिवाइड करना है कि हमारे पास आधे स्लॉट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आधे स्लॉट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 विच इम्प्लाइज 6 स्लॉट्स। ठीक है, यहाँ पे हम 6 स्लॉट्स उठा लेंगे एंड इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड 6 स्लॉट्स, ये तीन, मतलब 6 स्लॉट्स ये हो गए, 6 स्लॉट्स ये हो गए, तो ये 6 स्लॉट्स एंड 6 स्लॉट मिला के एक फेज वाइंडिंग बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से जो सेंटर है, इस सेंटर से अगले सेंटर तक हमें क्या करना है, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट देना है। ठीक है, दिस शुड बी 120 डिग्री। ठीक है, ये फेज ए हम कंसीडर करते हैं, तो इसी तरीके से फेज बी कंसीडर करने के लिए हमें अगेन यही सेम चीज करनी है। 12 स्लॉट्स उसमें भी हैं, तो 12 स्लॉट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 6 एंड 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 स्लॉट्स एंड इसके अपोजिट 6 स्लॉट्स। ठीक है, दिस इज फेज बी। यहां से अगेन हम 120 डिग्री मार्क करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर गोइंग 120 डिग्रीज we will place our third winding such that this is 6 slots and this is like 6 slots. ठीक है, तो इन टोटल अगर हम करते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 36 स्लॉट्स। तो इस तरीके से हम अपनी जो फील्ड वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है, दैट द वाइंडिंग शुड बी डिस्प्लेस्ड इन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे याद रखो, वाइंडिंग शुड बी डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्रीज। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो ईएमएफ जो हमारी फील्ड जनरेट होगी, इसकी वजह से जब हम इसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हमारी वो रोटेटिंग नेचर की फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, इस चीज को भी हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी आरएमएफ डेवलप हुई है। ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो कि अगर हम इसको 120 डिग्री नहीं रखेंगे तो हमारी वाइंडिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगी, जस्ट इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स में तीनों वाइंडिंग कहाँ है, एक कोर, 3 कोर हैं, तीनों कोरों पे एक ही ओरिएंटेशन में रखी जाती हैं। ठीक है, मान लिया दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, तो तीनों कोर्स इस तरीके से प्लेस की जाती हैं। एज अ रिजल्ट वहां पे 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस हमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे वहां पे ट्रांसफॉर्मर्स के केस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से मेरा ट्रांसफॉर्मर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। एंड अगर ट्रांसफॉर्मर की कोर में कोई मैं मतलब कोई एक रोटेटिंग या मूविंग पार्ट भी रखता हूं तो वहां पे मेरा कोई भी मूविंग पार्ट रोटेट नहीं होता है। तो बेसिक चीज ऑपरेशन की यही है
क्या कि हमें 120 डिग्री इन स्पेस में तो रखना ही रखना है, ठीक है। अगर नहीं रखोगे तो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगी। मोर ओवर हम एक और चीज करेंगे कि जो यहाँ पे हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं फेज ए, फेज बी एंड फेज सी में, इन तीनों फेज में जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो हम टाइम डोमेन में भी 120 डिग्री स्प्लिट रखें, ठीक है। तो जब हम टाइम डोमेन में 120 डिग्री स्प्लिट रखते हैं एज वेल एज टाइम स्पेस के अंदर तो ये प्लेस है ही, ठीक है, तो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो बेसिक जब हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं तो स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है कि हमें जो वाइंडिंग है वो इस तरीके से हमें वाइंडिंग प्लेस करनी है कि वो 120 डिग्री इन स्पेस एज वेल एज 120 डिग्री इन टाइम होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द बेसिक ओरिएंटेशन पर्पस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब टाइप्स हम रोटर पे एक्सक्यूज दोबारा, मी सर। हाँ बेटा। सर एक बार ये समझा दीजिए, अगर मान लो 120 डिग्री पर नहीं रखता, मैं 90 डिग्री पे रखूंगा तो क्या इफेक्ट आएंगे जिस वजह से ये आरएमएफ जनरेट नहीं होगा? बेटा अगर आप इस चीज को 90 डिग्री पे रखते हो, यहाँ पे आपने प्लेस कर दी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमें जो इसको सप्लाई देनी होगी, ठीक है, एज पर माय नॉलेज हमें जो इस पे सप्लाई देनी होगी वो भी इस तरीके से देनी होगी कि फेज ये मान लेते हैं ए है, ये फेज बी है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जब सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो ए में क्या करते हो, वी एंगल 0 डिग्री, बी एंगल 90 डिग्री, ये वोल्टेज आपको सप्लाई करनी पड़ेगी ए एंड बी के बीच में एज पर माय नॉलेज, ठीक है। तो अगर आप 120 डिग्री स्प्लिट करते हो तो हमें 120 डिग्री एंगल रखना पड़ता है, यानी कि बोथ द एंगल्स या स्पेस एज वेल एज टाइम दैट शुड बी इक्वल, तभी आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगी, तो रोटर मेरा रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। ओके जैसे, सर। हाँ, जैसे कि हम सिंगल फेज वाइंडिंग, जब हम सिंगल फेज मोटर की बात करेंगे ना तो हम कोशिश यही करेंगे कि वहां पे हमने दो वाइंडिंग ली है, एक फेज, एक हो गई मेन वाइंडिंग, एक हो गई हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, वहां पे हम किसी भी तरीके से एंगल यही डेवलप करने की कोशिश करते हैं एंड हम वहां पे दोनों वाइंडिंग को ध्यान से पढ़ना, आपकी 90 डिग्री ही डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक वाइंडिंग यहां से शुरू करोगे तो दूसरी ओके। वाइंडिंग आप यहां से शुरू करोगे इन केस ऑफ सिंगल फेज, ठीक है। तो ये बेसिक रीजन है, जब भी स्पेस का एंगल और टाइम का एंगल इक्वल होगा तभी आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट हम जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैलेंस सप्लाई बनाने के लिए हमने इसको 120 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे ए यहाँ पे बी बना दोगे तो हमारे पास 90 डिग्री सप्लाई बनानी इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए वी अवॉइड सच कंडीशंस, बट यस विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स मल्टीपल चीजों से हम वहां बना लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली तो 90 सर डिग्री। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंगल इनके बीच बन रहे हैं उस बेस की हमें सप्लाई देनी पड़ेगी, और उस बेस की सप्लाई न होने के कारण हम ये काम नहीं कर सकते? नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब रोटर के बारे में बात करते हैं तो स्टेटर इज जस्ट जैसे आपका पहले था, आपने सिंक्रोनस मशीन में पढ़ा था वही स्टैटिक पार्ट है, रोटर में सॉरी जो स्टेटर है, स्टेटर में स्लॉट्स हैं, टीथ हैं एंड इट इज बीइंग इंसुलेटेड, ठीक है। तो हमें इंसुलेटेड नहीं, हमें मतलब पतली पतली एडी करंट लॉसेस इसमें होंगे, हिस्टेरेसिस लॉस होंगे, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस हम लैमिनेशन करते हैं, ठीक है। जो हम स्टील यूज करते हैं वो इस तरीके का यूज करेंगे ताकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारी मिनिमम से मिनिमम रहे, एनर्जी स्टोरेज ज्यादा ना हो, तो ये सारी चीजें हम डील करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए, ओके। तो स्टेटर जैसा हमने पढ़ा था इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स, वही स्टेटर आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो,
नॉट एन इश्यू, काइंड ऑफ इश्यू। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है रोटर की। तो वहां जो रोटर्स आपने पढ़े हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, यहाँ जो रोटर्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के जो रोटर्स होते हैं। पहला रोटर हमारे पास होता है दैट इज स्क्विरल केज रोटर। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास होता है स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, और या इसको हम वाउंड रोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के रोटर्स हमारे पॉसिबल है इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो स्क्विरल केज रोटर क्या है, इट इज रग्ड इन कंस्ट्रक्शन, कैसे भी आप उसको यूज करो। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है रोटर का स्टेटर से, केवल बेयरिंग से एंड शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। रोटर माउंटेड होता है शाफ्ट के ऊपर एंड इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन बिटवीन माय स्टेटर। ठीक है, तो स्क्विरल केज रोटर बनाया कैसे जाता है, सिंपल हमने क्या किया, हमने दो एंड रिंग्स लिए एंड एंड रिंग्स को मल्टीपल नंबर ऑफ कंडक्टर से हमने कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, दो एंड रिंग्स लिए एंड एंड रिंग्स को हमने मल्टीपल नंबर ऑफ कंडक्टर से कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम वी ऑलवेज हैव अ स्लाइट डिग्री ऑफ क्यूनेस, यानी जब हम कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं तो इस तरीके से प्लेस नहीं करते हैं कि यहाँ का एंड इज एग्जैक्टली ओवरलैपिंग दिस पॉइंट। ठीक है, रीजन रीजन आपको हम बताएंगे जब हम पढ़ेंगे हंटिंग, सॉरी हंटिंग नहीं, हम पढ़ेंगे जब कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। तो टू अवॉइड कॉगिंग एंड क्रॉलिंग दिस इज स्लाइटली स्क्यूड। ठीक है, तो स्क्यूड रोटर हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा रोटर है। कहीं होगा हमारा पीछे, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। इस तरीके से हमारे पास रोटर होता है। ठीक है, तो इस टाइप का रोटर होता है। हमने क्या किया, दो एंड रिंग्स लिए, दोनों एंड रिंग में स्ट्रेट कंडक्टर्स डाल के थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, दिस रोटेशन यहां से लेके ये है, दिस रोटेशन इज स्क्यूड। ठीक है, अब बाकी चीजें क्या है, अगर हमने थ्री फेज सप्लाई यहाँ प्रोवाइड करी है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास तीन फेजेस हैं। तो तीन फेजेस कंडक्टर्स इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेंगे कि तीन फेजेस में डिवाइड हो जाएंगे ये, एंड अ थ्री फेज सप्लाई इज बीइंग प्रोवाइडेड, जिससे हमारी एक यूनिफॉर्म टॉर्क हमारी मशीन में इवेल्युएट हो सके। ठीक है, ऑल्दो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास जो तीनों फ्लक्सेस हैं, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी का, उनका टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स डेवलप करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि यस, दिस इंस्टेड ऑफ हैविंग थ्री मतलब डिफाइंड ओवर थ्री phases, this can be interpolated to one single phase with an equivalent value। ठीक है, तो इस तरीके से भी डिस्कस किया जा सकता है इस चीज को। ठीक है, तो एंड रिंग्स, दीज आर माय एंड रिंग्स एंड दीज आर माय सिंपली कंडक्टर्स बार्स। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो हमने डैम्पर वाइंडिंग कुछ पढ़ी थी। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन्स के केस में दिस इज मोर सिमिलर टू दैट कंडीशन ओनली। वहां पे भी हमने क्या किया था, स्लॉट पोल के फेसेस पे हमने स्लॉट वो मतलब स्लॉट्स बनाए थे एंड उन स्लॉट्स में हमने कंडक्टर बार्स को प्लेस किया था फॉर मेकिंग द मशीन वर्किंग एज अ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं कि हमारी अब यहाँ पे हमें प्रॉपर इंडक्शन मोटर बनानी है।
तो यस, हमने प्रॉपर रोटर बनाया है, रोटर पे हमने एंड रिंग्स लिए एंड दीज कंडक्टर्स आर बीइंग प्लेस्ड, ठीक है, विच आर इन्फ्लुएंस्ड अंडर अ 3-फेज सप्लाई ऑन स्टेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी करंट है, जो भी करंट डेवलप होगा वो यहां से ट्रैवल कर लेता है, ठीक है, आइदर ऑफ द केसेस, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी आ सकता है, इस तरीके से इंटरैक्ट करेगा एंड रोटर अपना, जैसे ही यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हुआ, यहाँ पे करंट डेवलप होगा एंड ईएमएफ डेवलप होने के बाद ये टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ दिस करंट विद द मेन फ्लक्स, ठीक है, एज वेल एज इंटरैक्शन ऑफ दिस फ्लक्स विद द करंट। तो ये दोनों फ्लक्सेस आपस में इंटरैक्ट करके हमारा टॉर्क जनरेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड केस, स्लिप रिंग रोटर, ठीक है। स्लिप रिंग रोटर कैसा है? स्लिप रिंग रोटर में हम वहां पे प्रॉपर 3-फेज सप्लाई डेवलप करते हैं रोटर पे, ठीक है। तो लेट हमारी 3-फेज सप्लाई इज बीइंग सिंपली डिजाइंड एज 3 फेजेस, ठीक है। इंटरनली एक साइड हम वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं, वाइल द अदर फेजेस, जो ये सेकेंड पॉइंट है, उनको हम शाफ्ट पे ले जाते हैं, ठीक है। लेट अस, शाफ्ट पे हमने 3 स्लिप रिंग्स लगाए एंड हर स्लिप रिंग से हमने एक फेज कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पे गए, let us connect phase A, phase B and phase C। then यहाँ पे हम ब्रशेस की हेल्प से इन तीनों फेजेस को स्टेटर पे ले लेते हैं, स्लिप रिंग्स लगातार शाफ्ट के साथ रोटेट करते रहते हैं एंड ब्रशेस उस करंट को इनटेक या कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज बीइंग कनेक्टेड इन अगेन 3-फेज रियोस्टेट, ठीक है। इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग, स्टार्ट के लिए हम हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, वेयर एज रनिंग केस में हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए हम हाई रेजिस्टेंस, एज वेल एज रनिंग कंडीशन के लिए हम लो रेजिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो रोटर बनेगा, वो भी रोटर क्या है, रोटर इस तरीके से अलाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो रोटर में हमारे पास वहां पे हम फिजिकली भी मेक वाइंडिंग इनटू 3 फेजेस एंड 3 फेजेस बनाने के बाद इसके एक एंड को हम स्टार कनेक्ट कर देते हैं, जबकि दूसरा एंड हम स्लिप रिंग्स की हेल्प से बाहर निकाल लेते हैं एंड वी नॉर्मली सप्लाई, मतलब वी नॉर्मली पुट अ 3-फेज रियोस्टेट। तो अब होगा क्या, स्टेटर से इन तीनों फेजेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो एक करंट ट्रैवल कराएगा, ठीक, करंट डेवलप करेगा एंड दैट करंट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टेट्स, ठीक है। कुछ कुछ अमाउंट तक हम इसमें कंट्रोलिंग कर पाते हैं स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल करने की वजह से, ठीक है, हम अब इसमें तो कहीं से कहीं तक हम रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर पा रहे हैं इनका, ठीक है। द R2 दैट इज रोटर रेजिस्टेंस ऑफ दिस, क्योंकि ये एक साइड से स्टार्ट हुआ दूसरे पे खत्म हो गया, यहां से शुरू होकर वहां जब खत्म हो रहा है तो हम इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, फिक्स है, ठीक है, ऑलमोस्ट फिक्स एवरी टाइम। बट यहाँ पे क्या है, हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज किया, स्पेशली रोटर रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो रोटर रेजिस्टेंस बाद में हम वी विल एलोबरेट दिस थिंग कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, वैसे रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मेरा टॉर्क इंक्रीज होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मशीन एकदम से जल्दी से स्टार्ट हो, तो आई यूजुअली कीप माय रोटर रेजिस्टेंस एट अ मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड जब हमारी स्टार्टिंग हो गई, उसके बाद ये रेजिस्टेंसेस क्या करेंगे, दे विल ओनली एंड ओनली क्रिएट लॉसेस, ठीक है। तो लॉसेस रनिंग कंडीशन में ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, R2 को, जो भी पॉसिबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, जिससे कि लॉसेस कम हो जाए,
and my machine can work in normal region also, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसमें काफी हद तक अपनी स्पीड हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें कोई भी थोड़ा बहुत जो चेंजेस लाने हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो सिंस ये वाइंडिंग इस वाली रोटर का फायदा क्या है, एक बार मशीन को पैक किया, देर इज नो प्रॉब्लम, जब तक आप इसको यूज करना चाह रहे हो जब तक आप यूज करो अंडर योर नॉर्मल कंडीशंस। बट इसका क्या है, इसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, क्यों, रीजन बीइंग इसमें ब्रशेज लगे हुए हैं। तो एक्सटर्नली यू हैव टू सप्लाई, ये ब्रशेज रिड्यूस कुछ टाइम चलने के बाद हो सकता है कि खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपको इन ब्रशेज को रिप्लेस करना होगा। मोर ओवर ये एक्सटर्नल पार्ट जो भी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको एडिशनली परचेज करना हो एक तरह से। तो कॉस्ट इफेक्टिव ये वाली मोटर रहती है, बट यस इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसको हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसका हम कुछ हद तक वी कैन कंट्रोल द स्पीड एज वेल एज टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो दोनों ही मशीन्स अलग अलग हैं, लेकिन जैसा हम अपनी डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन चाह रहे हैं, जैसा हमें चाहिए वैसी हम उस टाइप की मोटर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई मोटर बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में रखनी है, तो हम इस वाली मोटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार मशीन पार्ट्स कम है, वेयर एंड टेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ये है तो इसका वेयर एंड टेयर भी होगा, सिंपल रोटर है, सस्पेंडेड है बीच में, ठीक है। तो एक बार आपने स्टार्ट हो गई कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहेगी लगातार। इसलिए हम सबसे ज्यादा यूज इस वाइंडिंग का करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो हम इस वाइंडिंग का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि हम कर पाते हैं, बट वी हैव टू इंपोर्ट एडिशनल डिवाइसेस टू दिस ऑल्सो। कैसे, हमने ड्राइव लैब आपके यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, तो हम ड्राइव लैब में यही सीखते हैं कि हम V/F कंट्रोल करके इस मोटर की स्पीड भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम स्पीड कंट्रोल करते हैं किसी भी इंडक्शन मोटर का। इस मोटर का भी कर सकते हैं, उस मोटर का भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें एक एडवांटेज ये है कि उसकी टॉर्क भी कंट्रोल हो सकती है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द स्पेसिफिकेशंस। यानी जो आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, एडिशनल डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसके साथ रेजिस्टोस्टेट लगाओ और स्पीड कंट्रोल करो। तो ये चीज है, ठीक है। आई थिंक बोथ द रोटर्स आपके सामने हैं, दोनों में अगर कोई डाउट है तो मैं आई एम प्रोवाइडिंग यू 1 मिनट, यू कैन डिस्कस विद मी नाउ। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो। हेलो जी सर। बेटा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन डिस्कस विद मी। सर सिंक्रोनस की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते और स्क्विरल केज की, एक इसमें बात बताओ, रेजिस्टेंस नहीं है ना, सिंक्रोनस मोटर क्यों कहलाती है सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि वो क्योंकि सिंक्रोनस वो, स्पीड पे चलती है। सर आप कह रहे हो स्क्विरल केज की रेजिस्टेंस नहीं है उसमें, तो बेटा स्पीड मैंने कंट्रोल नहीं हो मैंने सकती मैंने हो। मैंने कहा स्पीड कंट्रोल इसका नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, ठीक है। यानी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वोल्टेज वेरी करनी पड़ेगी, या वी मतलब जो मैं प्रोसेसेस बताऊंगा इस मोटर के भी हैं, लेकिन उसमें क्या है, आप सप्लाई कंट्रोल किए बिना भी आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक। इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके आप इसकी कुछ हद तक स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। हालांकि हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग माय वोल्टेज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग माय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे मेथड्स हैं इसके साथ भी, ठीक है, वो मेथड्स उसके साथ भी एप्लीकेबल हैं, बट उसमें एक एडिशनल चीज क्या है, इससे भी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक। डिस्कस करेंगे ऐसे, जैसे जैसे हम टॉर्क पे आएंगे, टॉर्क इक्वेशन इवेलुएट करेंगे, वहां पे इस चीज को बहुत अच्छे खासे एस्पेक्ट में समझेंगे हम, ठीक है। चलिए, और एनीथिंग एल्स? एनीवन? कोई और है जिसे प्रॉब्लम हो या कुछ नो डिस्कशन हो सर। खास?
चलिए ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि मेरी मशीन क्या होती है और कैसे कैसे हमारी मशीन मतलब ऑपरेट होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको कुछ आइडिया लगा होगा। एंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट में आपको समझ गए होंगे कि दो टाइप के रोटर हैं हमारे पास, वन इज स्क्विरल केज, अदर वन इज स्लिप रिंग और बाउंड रोटर। ठीक है, दोनों की कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता दिए मैंने आप लोगों के, कि उसकी आप स्पीड कंट्रोल कुछ हद तक कर सकते हो बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये रग्ड होती है, चीप होती है, ठीक है, सस्ती होती है थोड़ा सा। तो ये चीज़ आप इसकी इसकी एडवांटेजेस हो गई। ठीक है, तो इसकी भी एडवांटेज, इसकी भी एडवांटेजेस है। उसकी डिसएडवांटेज क्या है कि वो सस्ती नहीं है, महंगी है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज जो उसकी एडवांटेजेस है इसके लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू समझने के बाद सेकेंड पार्ट पे आते हैं। एक क्विज आया होगा बेटा आपके पास, ठीक है, आप क्विज अटेम्प्ट करो जब तक मैं सेकेंड टॉपिक में इनिशिएट करता हूँ। हो गया सभी का? हेलो, डन हो गया सर। ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आपके सामने दो डायग्राम्स नजर आ रहे हैं। एक तो हमारे 3 फेज वोल्टेजेस का आ रहा है, दूसरा डायग्राम आपके पास क्या है, द स्टेटर पार्ट का आ रहा है। ठीक है, केवल केवल स्टेटर बनाया मैंने क्योंकि हमारा स्टेटर इज एक्चुअली डेवलपिंग द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे वो एक्चुअल में डेवलप होती है।
ठीक है, तो लेट अस कंसीडर हम किसी एक पॉइंट पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर कि हम इंस्टेंटली इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ओमेगा टी इज इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू है, ठीक है, ये जो भी वैल्यू है, एट दिस वैल्यू हमारे पास तीन वैल्यू है, एक वी की, एक वीबी की और तीसरी वीसी की। मतलब दिस इज वीबी वैल्यू एंड दिस इज वीसी वैल्यू एंड दिस इज वीए वैल्यू, ठीक है। या आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम पॉइंट पे हैं, लेकिन जब हम मैक्सिमम पॉइंट पे हैं तो हमें एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगा, जब हम इस पॉइंट पे हैं तो दिस इज वीए एंड वीबी एंड वीसी एक ही पॉइंट पे है, विच इज इक्वल टू वीबी एंड वीसी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है एंड दैट इज ऑल्सो नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं Vm, यानी कि ये पॉइंट अगर हमारा V मैक्सिमम है तो ये Vm हो गया, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू एग्जिस्ट होगी, ठीक है, वो वैल्यू हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, सिंस हमारे पास तीन चीजें होती हैं, दैट इज Va इज इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, दूसरी Vb हमारे पास हो गई Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तीसरी हो गई Vc इज इक्वल टू, यानी फाई क्या है, दैट इज 120 डिग्रीज, ठीक है, एंड Vc हो गई Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 240 डिग्रीज, ठीक है। लेट अस कंसीडर हमारे पास तीन है, या -120 भी लिख सकते हैं, कोई नॉट एन इश्यू, ठीक है, इक्वल अगर रखना है तो -120 भी एट टाइम्स यूज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें एट ओमेगा टी, यहाँ पे वैल्यू है क्या, ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी एज Vm, यहाँ पे अगर हम प्लेस करें साइन ऑफ 90 प्लस 120 कितना हो गया, दैट इज 210, साइन ऑफ 210 कितना होता है, इवेल्युएट करो, नेगेटिव में आएगा, जल्दी से बताओ मेरे को, मैं एक्चुअली में इवेल्युएट करके बता रहा हूँ आपको। दैट इज माइनस ऑफ 0.5, ठीक है, तो माइनस ऑफ Vm बाय 2, एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लिख दें 90 डिग्री प्लस 240, वो भी आएगा हमारे पास माइनस ऑफ Vm बाय 2, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे अब ऑब्जर्व करें कि फेज ए में इंस्टेंट वोल्टेज क्या है मेरे पास, वो है Vm, ठीक है, तो Vm इट सिंपली मींस डॉट, यहां से मान लेते हैं आउटपुट है एंड यहां से मेरा मान लेते हैं क्रॉस इनपुट है, मतलब इनवर्ड्स है, तो डॉट का मतलब क्या है, वी आर हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, एंड Vb पे हम देखें माइनस ऑफ Vm, माइनस है इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा, डॉट, ठीक है। सिमिलरली Vc के केस में क्या हो जाएगा, माइनस में है, Vc में आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस, डॉट में आ जाएगा, सॉरी वो आ जाएगा पॉजिटिव, माइन डैश में आ जाएगा डॉट, ठीक है, इस तरीके से मेरा ये हो गया। अब देखो जब मैं इस तीनों फेजेस को मैं सप्लाई प्रोवाइड किया है, पॉजिटिव ऊपर वाले पोर्शन में मेरे पास क्या हो जाएंगे, दैट इज माय डॉट्स, नीचे वाले पोर्शन में मेरे पास क्रॉस हो गए। तो अब ये जो करंट होगा ये क्या करेगा, ये फ्लक्स को डेवलप कराएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड ये वाला जो फ्लक्स होगा वो इस तरीके से डेवलप कराएगा, ठीक है, सच दैट डायरेक्शन जो भी होगी इसके अकॉर्डिंग क्या होगी डायरेक्शन, दिस डाउनवर्ड इनवर्ड जा रहा है, तो ये वाली होगी मेरी फ्लक्स की डायरेक्शन फाई, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स है वो इस तरीके से होगा, दिस विल बी माय फाई एल, क्लियर। अब लेट अस कंसीडर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेट अस कंसीडर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट क्या होगा,
या इससे पहले एक चीज करते हैं, हम एक पॉइंट 0 ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? ओमेगा टी की क्या वैल्यू है यहाँ पे? दिस इज 90 डिग्रीज, ये हो जाएगी हमारे पास 120 डिग्रीज, ये हमारे पास 180 डिग्रीज है, ठीक है। क्लियर? 120 ही होगी ना। यानी हमें यहाँ पे क्या है, b टू बी इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें क्या करना है, b वेक्टर को 0 बनाना है, ठीक है। तो b वेक्टर 0 होगा कहाँ पे, 120 पे, तो हमने 120 रख दिया। अगर हम यहाँ पे डालें साइन ऑफ 120 डिग्रीज, वो आ जाएगा 0.5 vm, ठीक है। एंड यहाँ पे डालें 120 डिग्रीज, 120 प्लस 240 कितना हो गया, 360, दैट विल बी इक्वल टू vm, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जर्व क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे हमारा डॉट हट गया, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, वीबी की 0 है। तो अब क्या हुआ, ये जब पॉइंट हट गया थोड़ी देर के बाद, यहां ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। दिस मैग्नीट्यूड इज नाउ लोअर्ड एंड सी में शायद माइनस आएगा, माइनस आएगा ना, यस, कुछ माइनस √3/, यहाँ पे √3/2 कुछ आएगा वैल्यू, शायद √3/2 माइनस का शायद, ठीक है। मैं चलो इसको मैं डिस्कस करूंगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। बट जो आइडिया है, व्हाट आई एम पोर्ट्रेइंग, देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि वीबी की वैल्यू 0 हो गई, जबकि हमारे पास एक फेज वीसी नेगेटिव है, वीए हमारा पॉजिटिव है। तो वीए हमारा पॉजिटिव है, यही रहेगी ओरिएंटेशन। जब वीसी हमारा नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, दिस वैल्यू इज नाउ 0। तो अब क्या होगा, ये जो फ्लक्स है धीरे धीरे यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। एंड द फ्लक्स विल बी स्लाइटली कन्फाइंड टू दिस रीजन ओनली, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो कहीं थोड़ा सा इस तरीके से डिस एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ देर के बाद, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, पहले हमारा फ्लक्स ऐसे था, दूसरे सेकेंड में हमारे पास साइकिल मतलब कुछ इस तरीके से डेविएट हो गया। उसके बाद फर्दर हम जैसे जैसे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ही हम थोड़ा सा और बढ़े, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो वीबी है, वीबी बिकम्स नाउ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे वीबी भी पॉजिटिव हो गया एंड वीए, दोनों चीजें इक्वल है। तो ये तो हमारा ये एज इट इज रहेगा, दिस बिकम्स माय डॉट, दिस बिकम्स क्रॉस, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये यहां से डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, every amount of time, this vector is shifting, ठीक है। हर इंस्टेंट के बाद आपने वाइंडिंग वहीं प्लेस करी है, आपने 3 फेज सप्लाई भी प्रोवाइड करी है, ठीक है। जैसे आपने 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करी, आपका रोटर धीरे 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 सप्लाई के अकॉर्डिंग, आफ्टर कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद फील्ड धीरे धीरे शिफ्ट होती चली गई, ठीक है। एंड कितनी तेजी से शिफ्ट होगी, ये उतनी ही तेजी से शिफ्ट होगी जितनी तेजी से ये ओमेगा टी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यानी एक कंप्लीट साइकिल में अगर मैं यहां से इनिशिएट करता एंड यहां तक कंप्लीट साइकिल ऑब्जर्व कराता आप लोगों को, तो ये कंप्लीट साइकिल में कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके चले जाता, ठीक है। तो ओमेगा टी जो भी मैं स्पीड सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं, उसकी वजह से मेरी ये फील्ड उतनी ही स्पीड से रोटेट कर रही है, and that speed of rotation is basically ns, which is given by 120 f upon p,
इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है इट इज गवर्न्ड बाय दिस स्पीड ओमेगा टी, जो मैं आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसकी वजह से, एंड सप्लाई इज हैविंग अ स्पीड। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आई कहां से, ये यहां से आई है ओमेगा की वजह से, दैट इज 2πf। तो ये वाली एफ जो है वो दैट इज इनिशिएटिंग माय स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से एक ओवरलुक मिलता है कि जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा फ्लक्स चेंज करते हैं, जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा मतलब टाइम डोमेन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूं, वैसे वैसे मेरा जो रोटर्स है धीरे 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 रोटेट करने लगता है, एंड ओवर अ कंप्लीट साइकिल वो कंप्लीट रोटेशन ले लेता है। तो इस तरीके से मेरा डेवलप होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड अगर इस साइकिल को मैं कंटिन्यू रखूं फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये मेरा लगातार रोटेट करता रहेगा। ठीक है, अब मेरी फील्ड तो लगातार रोटेट कर रही है, विच इज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ ns, विच इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। ठीक है, अब हमने केवल इतना ही डिस्कस किया। हम एनालिटिकल कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एनालिटिकल इवैल्यूएट करने के लिए हमें तीनों फ्लक्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हमारे पास फाई ए का फ्लक्स है, ए का फ्लक्स है फाई ए, बी का फ्लक्स है हमारे पास फाई बी, एंड सी का फ्लक्स है हमारे पास फाई सी। ठीक है, ये जो तीनों फ्लक्सेस हैं ये इन्हीं इक्वेशंस के साथ गवर्न होंगे। ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट यहां आ रहा है, सिंस दिस मोटर इज योर सिमेट्रिकल मोटर, ठीक है, यानी हर तरीके से ये सिमेट्रिकल है, अंडर नो लोड कंडीशन, तो हमारे पास जो भी करंट ड्रॉ हो रहा है वो ऑलमोस्ट इसी फेज में होगा, एंड जो भी फेज मतलब इसी से ज्यादा लैगिंग में नहीं होगा, जो भी रिएक्टिव पार्ट होगा थोड़ा बहुत लैगिंग होगा। तो हम मान सकते हैं कि लेट अस कंसीडर अंडर नो लोड, लेट VA इज इन फेज विद IA। तो IA यहाँ पे जो भी साइन ओमेगा टी है, तो IA के साथ भी साइन ओमेगा टी आ जाएगा। सिंस IA के साथ साइन ओमेगा टी आया है, तो इस फ्लक्स के साथ भी साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो लेट अस कंसीडर इट टू बी एज फाई एम साइन ओमेगा टी, इसके साथ हमारे हो गया फाई एम साइन ऑफ VC में क्या है ओमेगा टी प्लस 240 डिग्रीज, एंड इसके साथ हमारे पास हो जाएगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज। ठीक है, ये तीनों फ्लक्सेस हमारे डेवलप हो गए। एट एनी इंस्टेंट अगर हमें तीनों फ्लक्सेस को ऐड करना है तो एक कंडीशन लेते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फाई ए की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, फाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ 120 डिग्रीज, 120 इज इक्वल टू साइन ऑफ 120 डिग्रीज, आई थिंक इट इज √3/2। ठीक है, दिस वैल्यू इज √3/2। तो यहां पे हमारे पास मिल जाएगा फाई बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3/2 फाई एम। सिमिलरली यहां पे हमारे पास मिल जाएगा फाई सी इज इक्वल टू √3/2, यहां पे भी आप प्लेस करके देख सकते हो, दैट इज फाई एम। तो अगर हमें इसका, हेलो सर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बस। आज के लिए इतना ही रहने दूं? यस सर। चलिए ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं सर थोड़ा फिर सा, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पार्ट रह गया है जहाँ पे हम एनालिटिकली वी विल इवैल्यूएट एंड वी विल इवैल्यूएट जो रिजल्टेंट फेजर हम इवैल्यूएट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है एंड उसका एंगल क्या होता है। ठीक है, तो ये हम कल इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, एनालिटिकल फॉर्म में इवैल्यूएट करेंगे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपने ये समझ लिया कि हम जैसे जैसे हम ओमेगा टी में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास रोटर रोटेट होते जाएगा। ठीक है, सप्लाई के साथ साथ, इंस्टेंट सप्लाई के साथ साथ। ठीक है, कभी भी ये ओवरलुक मत करना कि यस VA इज इक्वल टू VM, VC इज इक्वल टू VM एंड VB इज इक्वल टू VM। तो तीनों जब VM मैग्नीट्यूड के हैं तो तीनों यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स, ये भी VM हो गया,
ये भी वीएम हो गया एंड ये भी वीएम हो गया। तो सर वाई इट इज नॉट, मतलब वाई इट इज रोटेटिंग बेसिकली, ठीक है, इट इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, हमेशा याद रखना जब तीनों के इंस्टेंट वैल्यूज रखे जाते हैं तब वहां पे प्लॉट होता है वेक्टर का रोटेशन। ठीक है, क्लियर? आई थिंक एक क्विज और आया होगा आपके पास। ओके सर। हाँ, एक क्विज और जनरेट हुआ होगा, उसको आप सॉल्व कर देना, मतलब सबमिट कर देना आंसर्स। एंड इसके साथ आज हम यही सेशन एंड करते हैं। कल हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, कैसे हम रोटेटिंग वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं।